एसटी सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। एक ऐसी आंखें हैं जो हर वक्त हमें देख रही है, चाहे हम गलत कर रहे हैं चाहे हम सही कर रहे हैं। इसलिए हम सबको चाहिए कि हम ऐसा काम करें जिसमें हमारा रब खुश हो और अपने नज़रों में हमेशा ऊंचा बने रहे। कई लोगों को मैंने देखा है, अगर वह किसी की मदद कर देता है तो वह सारी दुनिया में गाता फिरता है कि मैंने तो उस बंदे की मदद की है। तो ऐसे मदद से भी क्या फ़ायदा, ताकि मदद लेने वाला भी शर्मिंदा हो जाए। और आजकल तो लोगों ने एक नया रूल बना लिया है, वह जरा सी भी कोई मदद कर दे तो तुरंत वीडियो बना लेते हैं और अपने यूट्यूब पर, अपने व्हाट्सएप पर या अपने फेसबुक पर अपलोड कर देते हैं। ये भी कैसा मदद है कि सारी दुनिया को दिखाते हैं कि हमने इस बंदे की मदद की है, ताकि मदद लेने वाला ही शर्मिंदा हो जाए। तो इस तरह का कोई काम ना करे कि आप रब के पकड़ में आ जाए। और एक और चलन बनाया हुआ है लोगों ने, अगर आप अपने रब को खुश कर रहे हैं, यानी कि आप पूजा कर रहे हैं या नमाज पढ़ रहे हैं, यह तो आपका पर्सनल मामला होना चाहिए। ये क्या, आप अगर पूजा कर रहे हैं तो 100 लोगों से बताएंगे कि मैंने आज पूजा की है या मैंने आज नमाज पढ़ी है। आप तो इतने गिर गए कि आपने तो रब को शर्मिंदा करने पर मजबूर कर दिया है। रब आपकी पूजा या आपके नमाज का भूखा नहीं है, वह तो सबको देखता है। सिर्फ आप अच्छाई कीजिए और किसी के साथ भलाई कीजिए और किसी से ना कहें। वह आंखें हैं, हमें देख लेगी। हमें किसी से कहने की या किसी चीज़ की प्रचार करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अच्छे हैं तो भी रब देख रहा है, अगर आप दिखावा करते हैं तो भी रब देखता है। तो आप एक अच्छे इंसान बने। इसी तरह की ये कहानी है, आपके रोंगटे खड़े कर देगी। आज सुबह सुबह मेरे घर पर फ़ोन आया कि मेरी विधवा ननद विमला की मृत्यु हो गई है। मुझे तो इस खबर पर यकीन ही नहीं हो रहा था। विमला की उम्र बस 30-35 साल की थी। उसे गांव में सभी बहुत अच्छे से जानते थे। उसकी 4 अच्छाइयाँ सभी को अच्छे से याद थी। एक तो उसने अनाथ बच्चियों की शादी करवाई थी, दूसरी उसने कई मंदिरों का निर्माण करवाया था, तीसरा गांव में जगह जगह नल भी लगवाए थे और चौथा गांव में हॉस्पिटल भी बनवाया था। विमला एक बहुत ही अच्छी और खूबसूरत औरत थी और सबको बहुत प्यारी थी और उसके अंदर इतनी अच्छाइयाँ थी, पर उसके साथ ये सब हो जाएगा हम में से किसी ने नहीं सोचा था। उस दिन जब विमला की मौत की खबर मिली तो मैं भी हैरान रह गई थी, क्योंकि कल रात को ही उसके बेटे रवि की शादी हुई थी। रवि की शादी के रात ही उसकी माँ की मृत्यु हो गई। ये सवाल सभी के दिमाग में था, मगर इस सवाल के साथ हम लोग विमला के घर गए तो वहाँ जो चीज़ देखने को मिली वे अलग ही था। वे सबको हैरान कर देने के लिए काफ़ी था, क्योंकि हम लोगों ने जो देखा था वे कोई आम बात नहीं थी। मैं जैसे ही घर में दाखिल हुई थी, कमरे से चीख और पुकार की आवाज़ आ रही थी, मगर ये चीख पुकार की आवाज़ विमला के कमरे से नहीं बल्कि उसके बहू के कमरे से आ रही थी। विमला कल रात ही अपनी बहू को ब्याह कर लाई थी। अपने बेटे की खुशी में वो बहुत खुश थी, लेकिन अजीब बात तो ये हुई थी कि विमला की लाश उसके अपने कमरे में नहीं बल्कि उसके बेटे के कमरे में थी। ये बात हम सब के लिए बड़ी हैरान कर देने वाली बात थी। कल तो उसके बेटे की सुहागरात थी, पर वह अपने बेटे के कमरे में क्यों गई थी और यहाँ उसकी मौत कैसे हो सकती है? क्या उसकी बहू और बेटे को पता नहीं चला? ये वह सवाल थे जिनका जवाब किसी के पास नहीं था। गांव की औरतें 100-100 बातें कर रही थी। मुंह पर हाथ रख के वह हर एक को यही कहती कि विमला अपने बेटे के कमरे में शादी के रात क्या कर रही थी। क्या ये नहीं चाहती थी कि उसका बेटा और उसकी बहू एक दूसरे के करीब जाएं? अगर ऐसा था तो फिर उसने अपने बेटे की शादी क्यों करवाई? और क्या ज़रूरत थी? जितने मुंह उतनी बातें। मगर विमला की छोटी बेटी रानी बुरी तरह अपने भाई और भाभी पर चिल्ला रही थी, तुम लोगों ने मार दिया मेरी माँ को। बेचारी कल कितना खुश थी। रात को मम्मी मेरे कमरे में आई थी, कह रही थी कि मैं थोड़ी देर अपने बेटे से बात करके आती हूँ। मगर मामी, उसके बाद तो मेरी आँख ही लग गई थी। मुझे नहीं पता क्या हुआ था। मैंने तो मम्मी को ठीक ठाक ही देखा था। मम्मी भैया के कमरे में गई थी। रात को ना ही कोई आवाज़ आई ना ही कोई शोर हुआ। अगर मम्मी भाई और भाभी के कमरे में गई थी तो उनसे बात कर रही थी, तो फिर ये तीनों एक ही कमरे में कैसे सो गए? भाभी और भाई कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। ऐसा लगता है उन लोगों को मेरी मम्मी से नफरत थी। मैं उन लोगों को माफ़ नहीं करूँगी। मामी, आप जल्दी से पुलिस बुला लीजिए। पुलिस को भी पता चले कि उन लोगों ने क्या किया है। मार दिया उन लोगों ने मेरी मम्मी को। रानी की बातें सुनकर मेरा दिल बड़ा कांप रहा था। होश में आओ बेटी, क्या बोल रही हो? बेटा अपनी माँ को कैसे मार सकता है, वह भी अपनी शादी वाली रात, जबकि वह उसके लिए बहुत खुशियों भरा दिन होता है। तुम अपने भाई को माफ़ कर दो।
अगर उसे भी नहीं कुछ पता तो तुम क्यों फालतू में उसके सर पर सवार हो रही हो? बेटा, उसे भी तो अपनी मम्मी का जाने का गम है। तुम्हें समझना होगा, उसकी अभी नई नई शादी हुई है, उसके लिए एक पत्नी की जिम्मेदारी भी है। तुम ही समझदार बनो बेटी। मैंने रानी को समझाने की कोशिश तो बहुत की थी, मगर रानी बहुत जिद कर रही थी। कहने लगी, मेरे भाई ने ही मेरी मम्मी को मारा है। मामी, मैं नहीं जानता कि मेरी मम्मी की मौत कैसे हुई। वह तो हमारे कमरे में आई थी, मेरा यकीन करिए। बातें करते करते हम सब लोग इतना थक गए थे कि मेरी भी आंख लग गई, और मेरी पत्नी उषा भी ऐसे ही। वह पूरे दिन की थकी हुई थी। वह तो बेड पर बैठते ही सो गई थी। किसी और चीज़ का तो हमें होश ही नहीं था। मम्मी भी हमारे कमरे में बातें करने आई थी, मगर मैंने थोड़ी बहुत बात की। मेरी आंखें तो सबसे पहले लग गई थी, क्योंकि मेरी पत्नी मेरे लिए दूध लेकर आई थी, और दूध पीते ही मेरी आंखें भारी होने लगी थी। और माँ से बात करते करते मेरी आंख भारी हो रही थी, और मुझे महसूस हो रहा था कि मेरी पत्नी की भी आंखें भारी हो रही हैं। पर मेरी आंख कब लगी मुझे खुद नहीं पता। मामी, आप मेरा यकीन करिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिस पर आपको शर्मिंदा होना पड़े। वह तो हमारे कमरे में आई थी। मैं अपनी मम्मी के बारे में ऐसा कैसे सोच सकता हूँ कि उन्हीं की जान ले लूँ, जिन्होंने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया, यहाँ तक पहुँचाया। मैं अब उस लड़के पर भी तो शक नहीं कर सकती थी, क्योंकि रवि भी एक बहुत अच्छा लड़का था। वह अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। मैंने रानी को तसल्ली दिला दी, अगर हम ये मामला पुलिस में लेकर जाएंगे तो हमें सबूत देनी पड़ेगी। तुम्हारा भाई फालतू में 2-3 दिन थाने में बंद हो जाएगा। तुम क्या करोगी? माँ अपने बेटे को या बेटा अपनी माँ को कत्ल करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। तुम्हारे अंदर जो भी बात है, पर यह गलत फहमी है। रानी कहने लगी कि मैं अपनी मम्मी का पोस्टमार्टम करवाऊंगी, मगर हम सब ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया था, क्योंकि एक औरत जिसकी मौत बिल्कुल अचानक हुई थी, उसका पोस्टमार्टम करना बनता ही नहीं था। पर हम नहीं जानते थे, जो कुछ हम कर रहे हैं वह सरासर गलत है। हम सोच भी नहीं सकते थे, जिस तरह अभी ऐसे ऐसे राज हम पर खुलते जाएंगे, हमें खुद यकीन नहीं आएगा कि जो हमारी आंखों के सामने है वह गलत भी हो सकता है। अब विमला के अंतिम संस्कार की बातें होने लगी थी। तब विमला के बेटे रवि ने कहा कि मम्मी तो एक ईसाई धर्म से थी, और उनका ये कहना था कि उनको जलाया नहीं जाए, उनको दफनाया जाएगा। और वे चाहती थी मुझे मेरे कुर्ते में ही दफनाया जाए। जिस कुर्ते में वह चर्च जाया करती थी, उसी में दफन होना चाहती थी। वह बहुत साफ सुथरा था, हम उसी में मम्मी को दफनाएंगे। रवि की ये बातें सुनकर हम सब पर एक अजीब असर हुआ था। विमला की वसीयत के हिसाब से उसने जो कहा था उसे पूरा करना तो हमारा कर्तव्य था। बाकी औरतें बातें बनाने लगी, देखो ये औरत की मौत कैसे भयानक अंदाज में हुई है, और वसीयत तो ऐसे हैं जैसे कोई बहुत बड़ी पहुंची हुई फकीरनी हो। उन औरतों की बातें सुनकर मुझे दुख भी हो रहा था। किसी मरे हुए औरत के बारे में दूसरी औरतों को कम से कम ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। लेकिन अब क्योंकि उसे दफनाने का टाइम आ चुका था, मैं उसके बेटे से बात करना चाहती थी। मैं साफ देख सकती थी कि उसका बेटा और बहू दोनों ही बहुत ज़्यादा परेशान थे। बेटे की तो आंखों से बराबर आंसू गिर रहे थे। मैंने कभी किसी आदमी को अपनी माँ की मौत पर इतना रोते हुए नहीं देखा था। लेकिन जैसे जैसे उसके अंतिम संस्कार के लिए भीड़ बढ़ रहा था, लोगों के सवाल भी बहुत तीखे होते जा रहे थे। कोई कुछ कह रहा था, इतनी जवान औरत एक ही रात में कैसे मर गई, जबकि उसको ना कोई बीमारी थी, ना ही उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम थी जो उसे ज़िंदगी से मौत की तरफ ले जाए। आखिर कुछ तो हुआ होगा। उसकी बेटी की बातों को नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए। जब रानी कह रही है कि उसके भाई और भाभी ने कुछ किया है, तो तुम लोग यकीन क्यों नहीं कर लेते? फिलहाल बड़ी मुश्किल से मैंने लोगों के मुंह बंद करवाए, क्योंकि वह मेरी ननद थी और मैं अपने भांजे के खिलाफ नहीं जा सकती थी, क्योंकि वही उसके घर का इकलौता आदमी था जिसे अब उसकी घर की भाग दौड़ संभालनी थी। मेरा नंदोई तो पहले ही मर चुके थे। अब मैं ये नहीं चाहती थी कि मेरे नंद का बेटा यानी मेरा भांजा भी जेल चला जाए, और फिर सारी उम्र अपनी बेगुनाही का यकीन लोगों को दिलाता रहे। मुझे अपने भांजे पर पूरा यकीन था। वैसे भी उसकी बातें और उसके अंदाज से ऐसा बिल्कुल भी मालूम नहीं होता था वह अपनी मम्मी के खिलाफ है, बल्कि विमला ने अपनी पसंद और खुशी से ये शादी करवाई थी। तो फिर हम ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते थे कि विमला के बेटे ने उसकी जान ली होगी, जबकि बेटा और बहू दोनों ही विमला से बहुत प्यार करने वाले थे। विमला अपनी बहू से शादी के पहले भी बहुत खुश थी, और शादी वाले दिन तो और भी ज़्यादा खुश लग रही थी। मगर मुझे फिक्र अब उसकी बेटी रानी की थी। वह तो किसी हाल में भी उस घर में ठहरने को तैयार नहीं थी। उसने कह दिया था कि मैं अपने कातिल भाई और भाभी के साथ इस घर में नहीं रहूंगी।
मामी आप मुझे अपने घर ले चलिए। अब मुझे रानी को अपने घर लेकर ही जाना था। रानी जवान लड़की थी, मुझे भी खतरा था कहीं मेरे बच्चों के साथ रहते हुए कोई झगड़ा लड़ाई ना हो जाए। मुझे दोनों पर ही भरोसा था। मैंने रानी से कह दिया कि तुम्हारी माँ के अंतिम संस्कार के बाद मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊंगी। तुम्हें इस सब की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी रानी अब एक अनाथ बच्ची थी। ना ही उसके पिता जिंदा थे, ना ही उसकी माँ थी। उसके पिता की तो उसके बचपन में ही मृत्यु हो चुकी थी। मैं उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। ननद के अंतिम संस्कार के बाद रानी को घर ले आई। रानी मेरे घर आकर एक ही बात की रट लगाए बैठी थी। मामी आपको पता है कि माँ रात को बहुत खुश होकर भैया के कमरे में गई थी। कहने लगी कि मैं अपने बेटे से कोई ज़रूरी बात करके आती हूँ। मगर पता नहीं फिर क्या हुआ, कुछ याद ही नहीं। मैं तो सो गई थी मामी, मगर आगे मम्मी के साथ क्या हुआ मुझे ये नहीं पता। सुबह जब मैं उठी तो भैया भी रो रहे थे, चीख रहे थे। कहने लगी कि कमरे में आओ, माँ की आंख नहीं खुल रही। मैंने जाकर देखा तो माँ का बदन बिल्कुल ठंडा पड़ चुका था। उनकी मौत हो गई थी। उनके बदन ने हरकत करना छोड़ दिया था, खून भी जम चुका था। मुझे अपनी माँ के मरने का बहुत दुख था, लेकिन भाभी और भाई को मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी। उन्होंने कुछ तो किया होगा। मामी मेरी भांजी बार बार एक ही बात पर जोर दे रही थी, मगर मुझे समझ नहीं आता था कि मैं उसे क्या कहूँ। वह दोनों ही मेरे लिए बहुत प्यारे थे। उसका भाई यानी मेरा भांजा मेरे लिए अपने बेटों से बढ़कर था। मैंने उसे कहा कि चलो तुम अपनी माँ की कब्र पर रोज़ जाया करना, ताकि तुम्हें तसल्ली हो, तुम्हारी माँ पर कोई जुल्म नहीं हुआ। अब हम कब्र पर जाते हैं तो लोग मना करते हैं, मगर कब्र पर जाने से मुर्दे के रूह को भी सुकून मिलता है। रानी ने मेरी बात मान ली। कहने लगी बस 3 दिन बीत जाए, मैं माँ के कब्र पर जरूर जाऊंगी। मगर हम दोनों इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि कब्र पर जाकर एक और राज हमारे लिए मुंह खोले खड़ा होगा, और उस राज को जानने के बाद हमारे कदमों तले से ज़मीन निकल जाएगी। उस रात सो गई थी। मैं अपनी ननद की फिक्र में घुले जा रही थी। सबसे ज़्यादा फिक्र तो मुझे अपनी भांजी की थी। सुबह जब मेरी आँख खुली तो रानी तैयार खड़ी थी। बोली मामी हमें मम्मी की कब्र पर भी जाना है, आप मेरे साथ चलिए। मैंने कहा बेटी कब्र पर तो हम शाम के बाद जाएंगे, सुबह सुबह कब्र पर जाना ठीक नहीं होता। रानी बेसब्री से शाम होने का इंतज़ार करने लगी। कहने लगी मेरा दिल कहता है कि मम्मी की कब्र पर जाकर मुझे बहुत आराम मिलेगा। मुझे लोगों की बातों से बहुत ज़्यादा दुख हुआ। लोग अजीब अजीब बातें कर रहे थे। मम्मी के बारे में ऐसी क्या बातें कर रहे थे जो तुम इतना घबरा रही हो? रानी तुम मुझे बता सकती हो? मैंने रानी से पूछा। कहने लगी मेरे सामने ही रोशनी आंटी ने मम्मी के बारे में ऐसी अजीब बात बोली, मुझे रोना आ गया। कहने लगी उस औरत के साथ भगवान बहुत बुरा करेगा, क्योंकि उसने पूरी ज़िंदगी कोई अच्छाई का काम नहीं किया है, और जो लोगों में मशहूर है उस अच्छाई की तो हकीकत में अच्छे से जानती हूँ। मैं तो ये नहीं समझ पा रही थी कि मम्मी ने तो सारी ज़िंदगी अच्छा काम ही किए थे। उन्होंने कई मंदिरों के निर्माण भी करवाए, कई चर्च भी बनवाए हैं, जिनमें खुद भी भगवान को याद करने जाया करती हूँ। फिर वह कैसी बातें कर रही थी। लोग किसी के अच्छाई को कितनी आसानी से बुराई में बदल देते हैं। रोशनी की बात सुनकर मुझे भी बहुत दुख हुआ था, मगर मैं नहीं समझ पा रही थी कि लोग विमला के बारे में ऐसी बुरी बुरी बातें क्यों कर रहे थे, जबकि विमला जैसी अच्छी और दिमागदार औरत मैंने आज तक नहीं देखी थी। मुझे भी हैरानी हो रही थी उन सब पर। रोशनी मेरी ननद के बारे में क्या राज जानती थी? वह अपने आप में एक राज था। मैं रोशनी से बात नहीं करना चाहती थी। मेरी बस एक ही प्रार्थना थी कि विमला की बेटी रानी को चैन आ जाए, वह कहीं अपने दिमाग में कोई रोग ना पाल ले, वरना अगर उसने ऐसा कर लिया तो हम लोग क्या करेंगे? उस बेचारी को समझाएंगे कैसे? उसकी शादी कैसे होगी? फिलहाल शाम का टाइम हो चुका था। विमला की बेटी ने अच्छे से कपड़े पहन लिए, माँ की कब्र की तरफ चलने के लिए बेताब थी। घर से निकले हमें काफ़ी देर हो गई थी। शाम का टाइम था जब हम कब्रिस्तान में पहुँचे। कब्रिस्तान की हवाएं अजीब सी हो रही थी, मगर उससे पहले कि हम कब्रिस्तान में पहुँच पाते जहाँ विमला की लाश को दफनाया गया था, जैसे ही हम कब्रिस्तान में पहुँचे तो वहाँ के गीदड़ों ने चीखना शुरू कर दिया। जो लोग गांव में रहते हैं वे इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि रोज़ शाम को ऐसे ही गीदड़ चिल्लाया करते हैं, मगर आज एक बात बहुत अलग देखने को मिली थी। वह ये थी कि विमला की कब्र की तरफ 41 गीदड़ों का गोल आ रहा था। उन्हें देखकर मैं तो हैरान हो गई थी। मैंने कभी गीदड़ को अपने सामने नहीं देखा था। मैंने तो बस उसे चीखते चिल्लाते ही देखा था। यानी जब भी शाम होती थी
तो जंगल से गीदड़ों की चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती थी। पर आज जो कुछ मैंने देखा था वह बड़ा ही अजीब था। गीदड़ों को अपने सामने विमला की कब्र की तरफ आते हुए देखकर मेरे तो होश उड़ गए थे। हम वहाँ ज़्यादा देर खड़ा भी नहीं हो सकते थे, क्योंकि वहाँ खड़ा होना खतरे से खाली नहीं था। गीदड़ अगर ज़्यादा तादाद में हो तो डरना बनता है, क्योंकि झुंड में हमला करके वह इंसान की जान भी ले सकता है। मगर अभी जो कुछ हो रहा था वह हमारे लिए खतरा ही था। हम दोनों ही वहाँ से पीछे हटने लगे। मैंने सोचा था कि शायद गीदड़ अपने किसी रास्ते पर जा रहे हों, मगर ऐसा नहीं था। वह गीदड़ तो वाकई में विमला की कब्र की तरफ आ रहे थे। ये बात हम दोनों ने अपनी आंखों से देखे थे। मुझसे रानी कहने लगी, ये तो बड़ी अजीब चीज़ है। कभी भी मैंने गीदड़ों को किसी कब्र पर नहीं देखा। मम्मी के कब्र के पास जमा क्यों हो रहे हैं? मैं भी चुप हो गई थी। मेरे पास भी इस बात का कोई जवाब नहीं था। मैंने तो ये सब कुछ पहली बार होते हुए देखा था। फिर हम दोनों औरतें अकेली थीं, इसलिए हम ज़्यादा देर वहाँ नहीं रुक सके थे। वापस घर आ गए थे। घर आकर रानी मुझसे कहने लगी कि मम्मी, अगर ये सब कुछ वहाँ रोज़ होता है मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकूँगी। मेरे लिए बहुत दुख की बात है। मम्मी बहुत अच्छी थी। मम्मी ने ज़िंदगी भर हमारा ख्याल रखा था। मम्मी ने हमारी अच्छी परवरिश की। उन्होंने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके बदले में उन्हें इतनी बड़ी सज़ा मिली हो। मैं तो यही समझती हूँ कि मम्मी के साथ जो कुछ भी हो रहा है वह कोई गलतफहमी है, या कोई ऐसी चीज़ जो माँ ने गलती से कर दी हो। वरना मेरी माँ ने तो लोगों के साथ बहुत अच्छाई की, लोगों को तीर्थ यात्रा करवाए, मगर कभी किसी को बताया नहीं। अपने कारोबार के सारे पैसे वह इसी तरह अनाथ बच्चों में दान कर दिया करती थी। भाई की शादी भी बहुत साधारण तरीके से हुई थी। फिर मम्मी की कब्र पर गीदड़ों का आना बड़ी अजीब बात है। मामी, आप पता करिए ना, आप किसी चर्च के पादरी से पूछिए। मैंने रानी को तसल्ली दी। मैंने कहा, बेटी, इस टाइम तो शाम का टाइम है, वैसे भी गीदड़ बहुत ज़्यादा आते हैं। उनका चीखना देखकर तुम्हें घबराना नहीं चाहिए। मगर रानी भी अपनी धुन की बहुत पक्की थी। बोली, अच्छा मामी, अगर आपको लगता है कि आज शाम के टाइम की वजह से वहाँ मम्मी के कब्र पर गीदड़ जमा हो गए हैं, तो हम कल दोबारा चलेंगे। शाम के टाइम से थोड़ा पहले ही जाएंगे। देखेंगे वे गीदड़ जंगली जानवर वहाँ क्या करने आते हैं। अगर वहाँ जानवर मम्मी के कब्र पर यूं ही बैठकर चले जाते हैं तो और बात है, लेकिन भगवान ना करे कि मम्मी के कब्र पर कोई गंद करके जाते हों, तो कितने दुख की बात है। इसका मतलब तो यही होगा माँ से कोई ऐसी गलती हुई है जिसका हमें पता करना है। अगर कोई गलती भी हो तो ऐसा ना हो कि मेरी माँ के रूह को तकलीफ़ पहुँचती रहे। मैं तो अपने भाई से भी ये बात नहीं कर सकती, क्योंकि मैं अपनी माँ के बारे में एक भी गलत शब्द बुरा नहीं सुन सकती। रानी और मैं फ़िलहाल बातें कर ही रहे थे, और ये बातें तो हम अपने बीच में ही कर रहे थे। मगर सुबह को खबर सुनने को मिली। वह बड़ी हैरान कर देने वाली दुख की बात थी। मैंने सुना कि रवि ने अपनी पत्नी को डिवोर्स दे दिया है, यानी विमला की बहू अपने घर से शादी के दूसरे ही दिन चली गई थी। ये बात बहुत बुरी थी और हमारे ख़ानदान के लिए बहुत शर्म की बात थी। कभी भी शादी के दूसरे दिन तीसरे दिन कोई दुल्हन अपने घर नहीं जाती, और रवि ने तो अपनी पत्नी को डिवोर्स दे दी थी। हैरान करने वाली बात तो यही थी, एक ही दिन भाभी हमारे घर रही और फिर वापस अपने घर चली गई। ऐसा तो कहीं भी नहीं होता मामी। मैं तो पहले ही कह रही थी कि दाल में कुछ काला है। अब आपने देख लिया ना, दाल में ज़रूर कुछ ना कुछ तो काला है। मुझे तो पहले ही भाई पर शक था। अगर भाई भाभी के साथ इतनी ही अच्छी होती तो भाई उसे डिवोर्स क्यों देता। रवि के बारे में इतनी बेकार खबर जानने के बाद रानी भी परेशान हो गई थी। मेरा तो मारे परेशानी के बुरा हाल था ही। मैं तो अभी भी विमला के बच्चों को संभाल रही थी कि उसके बेटे के डिवोर्स की खबर भी आ गई थी। रानी कहने लगी, अब मुझे घर चले जाना चाहिए। मामी, मुझे तो अब यहाँ बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। मेरे भाई ने अपनी पत्नी को भी डिवोर्स दे दी है। उसे अब सहारे की ज़रूरत होगी। घर में खाना पकाना कौन करेगा? और आपको तो पता है मेरे भाई को बाहर के खाने से एलर्जी है, वह नहीं खा सकता। ये बात कहकर उसने मुझे परेशान कर दिया था। रानी कहने लगी, कल मैं ज़रूर माँ के कब्र पर जाऊँगी, बल्कि मैं और भैया दोनों जाएंगे, इसलिए मैं फ़िलहाल यहाँ से चली जाती हूँ। रानी तो मेरे घर से चली गई थी, मगर वह कब्र वाली बात तो मेरे दिमाग में अभी भी चल रही थी। जब रवि और रानी कब्रिस्तान जाएंगे तो मैं भी उनके साथ चली जाऊँगी। रवि से भी पूछूंगी उसने अपनी पत्नी को डिवोर्स क्यों दी। कम से कम उसे कुछ साल या कुछ महीने सब्र कर लेना चाहिए था। अपनी पत्नी को इस तरह डिवोर्स देकर उसने फ्री कर दिया। उसके पीछे कोई ना कोई वजह ज़रूर होगी। रानी के घर से जाने के बाद
मैंने सोचा कि मैं भी अपने भांजियों को अकेला ना छोड़ूं। सो मैं उनके घर चली गई। शाम का ही टाइम था। रवि और रानी दोनों ही अपनी माँ के कब्र पर जाने के लिए तैयार थे। मैं भी उनके साथ चल पड़ी। कब्रिस्तान हम लोग पहुँचे। वहाँ जंगली जानवरों की आवाज़ सुनकर दिल दहल गया था। ऐसा लग रहा था जैसे जंगली जानवरों ने तो विमला के कब्र का रास्ता ही देख लिया हो। बड़ा दुख हो रहा था और ये बात तो अब गांव के 2-3 लोगों को भी पता चल चुकी थी। विमला के मरने के बाद उसकी कब्र पर जंगली जानवर आते हैं। अब इस बात का हर कोई गलत मतलब ही निकाल रहा था कि पता नहीं विमला से ऐसी कौन सी गलती हो गई है कि एक तो बेटे की शादी वाली रात उसकी मौत हो गई और दूसरा अब उसकी कब्र पर तरह तरह के जंगली जानवर आते हैं। ये तो बड़ी दुख की बात थी, लेकिन हम में से किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि उसके पीछे की वजह क्या होगी। बहुत सारे जंगली जानवरों को जब हमने विमला के कब्र पर देखा तो हमारे ऊपर डर सा बैठ गया था। हम लोग अब उन जंगली जानवरों से इसलिए नहीं डर रहे थे क्योंकि वह तो एक कब्र के आसपास जमा हुए थे। वह शायद किसी और कब्र को कुछ नहीं कर रहे थे। तभी मेरी नज़र जानवरों के बच्चों पर पड़ी। वह तो कब्र को खोदने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ तक कि उस भीड़ में एक कुत्ता भी था जो कब्र को खोद कर मिट्टी को हटाने की कोशिश कर रहा था। ये सब कुछ देखकर मुझे बड़ा अजीब सा लगा था। मैंने रवि से कहा कि बेटा, हमें इस कब्र की मिट्टी को हटाकर देखना चाहिए, आखिर ऐसा क्या है। उसके अंदर हम लोग जब यहाँ आए थे तो कुछ गीदड़ कब्र पर उसकी मिट्टी को हटाने की कोशिश कर रहे थे। कब्र की उस मिट्टी को हटाने के पीछे वजह क्या है। आखिर उन जानवरों को तो नहीं पता कि किसकी कब्र है और उसके नीचे क्या है। और यहाँ तो और भी कब्रें हैं। जानवर तो ऐसा नहीं करते। अगर ऐसा कर रहे हैं तो इसके पीछे ज़रूर कोई वजह है। कब्र खोदने का मकसद क्या है। हमें ऐसा करना चाहिए, पादरी को कब्रिस्तान के अंदर की ये सब हरकतें बतानी चाहिए ताकि पादरी इसका कोई हल बता सके। हमें अंदाज़ा हो जाए इस कब्र में ऐसा क्या है। मामी, मुझे ये तो नहीं पता कि कब्र में क्या है और ये जानवर यहाँ क्यों आए हैं, मगर शायद भगवान की यही मर्जी है। पादरी से हम ज़रूर बात करेंगे। मैं और रानी पादरी के पास पहुँचे, उनसे सारी बातें बताई। उन्होंने कहा कब्र खुदाई के लिए गांव वालों से भी परमिशन लेनी पड़ेगी और पूरा गांव इस कब्र खुदाई का गवाह होगा, तभी ये कब्र खोदी जाएगी। पादरी और रवि के बात का वजन भी था, लेकिन शक भी हो रहा था। रवि पादरी ने पूरे गांव के सामने कब्र खुदाई का ऐलान कर दिया, जबकि ऐसा होता नहीं है। फिलहाल मैं घर आ गई थी। अगले दिन कब्र खुदाई के लिए गाँव के बहुत सारे लोगों को यहाँ बुलाया गया था, क्योंकि विमला को सभी जानते थे और सबके लिए बहुत मशहूर, बहुत अच्छी औरत थी। अगला दिन कब्र खुदाई का दिन था। गांव के काफ़ी सारे लोग कब्रिस्तान में खड़े थे और इस पल का इंतज़ार कर रहे थे, अब कब्र खोली जाए। औरतें तो ये भी कह रही थी कब्र को खोलने से बद्दुआएं लगेगी, क्योंकि ये एक गुनहगार औरत की कब्र है। लेकिन जब पादरी और गांव के सभी लोगों के सामने कब्र का बक्सा खोलते ही खुशबू की तेज़ झोंकों ने हवा को और ज़्यादा निखार कर रख दिया था। सब लोग हक्का बक्का रह गए थे। उसमें विमला के लाश के अलावा हीरे जवाहरात भी रखे हुए थे, जिसकी रोशनी से जानवरों को अपनी तरफ खींच रहे थे। विमला की मौत का अब खुलासा भी होने वाला था। जब विमला रात के उस पहर अपनी बहू के कमरे में गई थी और विमला ने अपनी बहू के मुंह दिखाई में हीरे का हार दिया था, और इसी हीरे के हार को लेने के लिए विमला की बहू ने उसके बेटे से शादी की थी, और इस हार को विमला की बहू ने मुँह दिखाई लेते समय उसके मुंह में डाल दिया था। हीरे की जहर की वजह से विमला की मौत हो गई थी और अगले दिन उस हीरे के हार को वह ना ले पाई और उसने उस हार को अपने सास के ताबूत के अंदर रख दिया ताकि मैं रात को कब्र खोद कर उसके अंदर से उठा लूं, और उसके दूसरे दिन ही अपने पति से डिवोर्स लेकर अपने मायके चली गई ताकि उस हार को निकाल सके। लेकिन वहाँ कब्रिस्तान में तो गीदड़ों ने पहरा डाला हुआ था, जिसकी वजह से वह कब्र तक ना पहुँच पा रही थी, और सभी गाँव वालों के सामने उसने अपना जुर्म भी स्वीकार कर लिया था। इसलिए अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। उसके मरने के बाद भी उसके मौत के राज को सभी लोगों को पता चल गया, और लालची लोगों के साथ हमेशा बुरा ही होता है। इसलिए हमेशा अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाएं। लालच इंसान को दीमक की तरह चाट जाता है और इससे हम सबको बचना चाहिए। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।